नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने परसेंटेज की शुरुआत करी थी और बहुत सारे टाइप्स, क्वेश्चंस, बातें देखी थी, करी थी, सुनी थी और समझी थी। आज मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें जानेंगे, बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे क्या क्या प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। अच्छा, आइए इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक बात को समझते हैं। क्या समझते हैं बात को, देखिएगा ध्यान से। देखिए, मान लो कि मैंने ये कहा कि 4 आदमी हैं हमारे पास, A, B, C, D। टोटल कितने आदमी हैं? 4 आदमी। मैंने ये बोला कि 3 लोग लाल कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। 3 लोग जो है वो लाल कपड़ा पहनना पसंद करते हैं और 3 लोग पीला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। 3 लोग पीला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। एक बात बताओ मेरे भाई, ये जो 3 लोग हैं लाल कपड़ा पसंद करते हैं और ये 3 लोग जो पीला कपड़ा पसंद करते हैं, अगर 3 + 3 करोगे तो क्या होगा? 6 होगा। 3 + 3 करोगे तो क्या होगा मेरे भाई? 6 होगा। अब जरा इस बात को देखना, ये जो पीले कपड़े में आएंगे ना, वो B एंड C एंड D तीनों आ जाएंगे। लाल कपड़े में जो आएंगे ना, वो A, C, B ये सारे कवर हो जाएंगे। बात आई मेरे भाई समझ में? मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ कि टोटल 4 लोग हैं, 3 लोग लाल कपड़ा पहनना पसंद करते हैं और 3 लोग पीला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। बताओ यहाँ पे ये 3 + 3 ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको? 6 मिलता है। 3 + 3 ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको? 6 मिलता है। 6 में से कितने लोग ओरिजिनली थे? 4 लोग ओरिजिनली थे। तो 6 में से अगर 4 घटा देते हो 2 मिलता है। ये 2 पता है क्या है मेरे भाई? ये 2 लोग वैसे हैं जो लाल कपड़ा भी पसंद करते हैं और पीला कपड़ा भी पसंद करते हैं। आप बी और सी को ध्यान से जरा देखना, बी और सी को ध्यान से जरा देखना। वो क्या है? वो लाल और पीला दोनों के अंदर में आ रहे हैं, मतलब कि वो लाल कपड़ा भी पसंद करते हैं और पीला कपड़ा भी पसंद करते हैं। अब मैं कहना ये चाहता हूं आपसे कि कहीं भी कुछ भी 100% से ज़्यादा नहीं होता है मेरे भाई। फिर से एक बात सुनना, कहीं भी कुछ भी 100% से ज़्यादा नहीं होता है। अब एक बात समझो जरा, 1 2 3 4 टोटल 4 लोग हैं, यानी कि 4 लोग ही 100% है। लेकिन ये 6 क्यों आ रहे थे? क्योंकि इन 2 लोगों को मैंने एक्स्ट्रा काउंट कर दिया था, है ना? तो जो काउंटिंग है मेरा, उसमें से 100% जब मैं घटा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। मतलब कि 2 ये कह रहा है कि 2 लोगों को मैंने 2 बार काउंट कर दिया था। बी एंड सी को मैंने लाल के साथ काउंट कर लिया था तो एक बार काउंट हो गए। अब दूसरी बार उन्हें काउंट होना नहीं था, लेकिन मैंने उनको पीले में भी काउंट कर लिया। मतलब कि उनको काउंट तो एक बार करना था, लेकिन उनको 2 बार काउंट कर लिया। तो 2 बार जो काउंट किया है उसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसको निकालेंगे कैसे? तो जो टोटल काउंटिंग आ रही है उसी में से 100% को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपने कितने लोगों को 2 बार काउंट किया था। मतलब कि आपने कितने लोगों को 2 बार काउंट किया था? तो 2 लोगों को आपने 2 बार काउंट किया था। ये चीज आप समझ चुके हो। तो आते हैं नेक्स्ट, अब हमारे क्वेश्चन पे देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, एक क्लास में 280 लोग हैं, यही 100% होंगे। ईच सेलेक्ट एटलीस्ट 1 ऑफ मैथ्स एंड बायोलॉजी और बायोलॉजी। मतलब कि किसी स्कूल में 280 छात्र थे, प्रत्येक छात्र कुछ ना कुछ लेगा, या तो गणित लेगा या फिर बायोलॉजी लेगा। इफ 80% सेलेक्ट मैथ्स एंड 70% सेलेक्ट बायोलॉजी, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स सेलेक्ट बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी। मतलब आपसे पूछा जा रहा है, अगर ये मैथ्स है और अगर ये बायोलॉजी है तो इस बीच में कितने लोग आएंगे? मतलब कि वो मैथ्स भी सिलेक्ट करें और वो बायोलॉजी भी सिलेक्ट करें। मैथ्स वाले अगर ये वाइट वाले हो गए, मैथ्स ये अगर वाइट हो गया, मैं जरा सा इसको पेंट कर देता हूं। मैथ्स अगर ये वाइट हो गया, ठीक है जी, ये वाइट वाला जो है ये मैथ्स है और ये येलो वाला जो है आपके पास
ये है बायोलॉजी, ये आपका बायोलॉजी है, ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ, ये आपका बायोलॉजी हो गया, ठीक है जी। अब ले लेते हैं दूसरा कलर। ये कलर जो है ये दोनों है, ये कलर जो है ये दोनों है। अब मेरे भाई एक बात बताना आप, ब्लैक, एक बात बताना आप, मैथ्स वाले कितने लोग हैं? 70%। इफ 80% सेलेक्ट मैथ, यानी कि 80% ने गणित सेलेक्ट किया है। 80% ने क्या सेलेक्ट किया है जी? गणित सेलेक्ट किया है, गणित का चयन किया, और 70% ने जीव विज्ञान का चयन किया है। एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताना आप, गणित सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल में टोटल कितने परसेंट लोग आएंगे? इस सर्कल में टोटल कितने परसेंट लोग आएंगे? तो आप बोलोगे 80% लोग आएंगे। इस सर्कल में कितने परसेंट लोग आएंगे जी? 80% लोग आएंगे। और ये जो पीला वाला जो सर्कल दिख रहा है, ये वाला सर्कल जिसमें पीला और ये कलर, दोनों कलर दिया हुआ है, इसमें कितने परसेंट लोग आएंगे? 70% लोग आएंगे। आप देखो जरा, इस एरिया को मैं दोबारा काउंट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? इस एरिया को मैं इस सर्कल के साथ भी काउंट कर रहा हूं और इस सर्कल के साथ भी काउंट कर रहा हूं। मेरे भाई, इस एरिया को मैं 2 बार काउंट कर रहा हूं, पीले वाले सर्कल के साथ भी और उजले वाले सर्कल के साथ भी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल तो अपना 100% ही रहना है, टोटल तो अपना 100% ही रहना है। अब 100% से जितना ज्यादा आ रहा होगा वही इस 2 बार वाले का वैल्यू होगा, क्योंकि जिसको 2 बार आप काउंट करोगे वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो देखो जरा, 80% ने मैथ सेलेक्ट किया है और 70% ने क्या सेलेक्ट किया है मेरे भाई? तो बायोलॉजी सेलेक्ट किया है। जरा मैथ्स और बायोलॉजी दोनों को ऐड करना, तो 80 + 70 कितना होता है? तो 150 होता है, मतलब कि टोटल 150% आ गए। अब 150% तो कुछ होता नहीं है ना? तो कितने लोगों को हमने 2 बार काउंट किया है जी? 50% लोगों को 2 बार काउंट किया है। मतलब इस एरिया में कितने लोग बैठ जाएंगे? तो आप बोलोगे 50% लोग बैठ जाएंगे। अब इस सर्कल का ये वाला एरिया 50% लेके बैठ गया और मैथ्स में टोटल 80% होने थे, तो बताओ अगर इस सर्कल में, इसी एरिया में, इस वाले एरिया में 50 रख दिया आपने, तो 80 में से कितना बचा? 30% बच गया, यानी कि उनको यहां पे बिठा दो। इस एरिया में आपका 70 होना था और 50 आपने इधर ही रख दिया, तो 70 में से 50 यहां रख दिया, तो और कितना यहां पे रहेगा जी? 20 रहेगा, मतलब कि यहां पे 20% बैठा दो। अब देखो, कहानी अब क्लियर हो गई। अब क्या है कहानी कि ओनली मैथ्स लाइक करने वाले लोग, ओनली मैथ्स लेने वाले लोग कितने हैं? 30% हैं। ओनली बायोलॉजी लेने वाले लोग कितने हैं? 20% हैं। और दोनों लेने वाले लोग कितने हैं जी? 50% हैं। अब जिसका भी आंसर पूछोगे, इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन तीनों को, तो 100% आएगा। 50, 30, 80, 20, 100, मतलब कि टोटल 100% होगा। अब देखना जरा इस बात को ध्यान से, अब देखना जरा इस बात को ध्यान से। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आपसे क्या पूछा जा रहा है? दोनों विषयों का चयन कितने छात्रों ने किया था? 50% छात्रों ने दोनों विषयों का चयन किया था। टोटल छात्र थे 280, 50% ने दोनों का चयन किया था, यानी कि इसी का 1/2 निकाल दोगे। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है। आपका आंसर क्या आ गया जी? 140 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया मेरे भाई? 140 आ गया। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझ सकते हो। बाकी आपको एक फॉर्मूला याद रखना था, बाकी आपको एक फॉर्मूला याद रखना था। अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है यूनियन इंटरसेक्शन का, हालांकि वो देख के लोग घबरा जाते हैं, अगर याद नहीं भी है तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो इस मेथड से। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स, if it is found that 720 liked product A and 450 liked product B, ये प्रोडक्ट A है और ऑब्वियस है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो A एंड B दोनों को लाइक करेंगे। ठीक है जी, A एंड B, तो वो कौन से लोग होंगे जो दोनों को लाइक करेंगे? देख लेते हैं। 1000 उपभोक्ताओं में से यह पाया गया 720 A को लाइक करते हैं
और 450 बी को लाइक करते हैं। न्यूनतम संख्या है जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं। देखिए जी, अब टोटल कितना है आपका 1000, मतलब कि ये 100% हो गया। इसको किस में से माइनस करते हैं, इन दोनों को जोड़ के माइनस करते हैं। तो 700 400 1100 और 50 20 70, मतलब ये 1170 आ गया। मतलब कि 170 लोग होंगे ऐसे जो इस एरिया में फॉल करेंगे और वो दोनों को लाइक करेंगे। मैथ्स और ए एंड बी दोनों को लाइक करेंगे। ठीक है जी, बातें आई समझ में, क्लियर है? चलिए दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है देख लीजिए। इट इज फाउंड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए। ठीक है जी, मैं आपसे ये कहता हूं अगर 720 लोगों ने ए को लाइक किया, जरा इस बात को ध्यान से समझना। टोटल 1000 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं जी? 1000 लोग हैं मेरे भाई, जरा इस बात को ध्यान से समझना। 720 लोगों ने ए को लाइक किया, मतलब यहां से यहां तक लेकर 720 लोग हो जाएंगे। अगर यहां से लेके यहां तक 720 हो गए तो इस वाले एरिया में, इस ब्लैक वाले एरिया में 1000 माइनस 720 यानी कि 280 लोग आएंगे। बोलो हाँ या ना? इस वाले एरिया में कितने लोग आएंगे? 280 लोग आएंगे। ठीक है जी, अब जरा देखना ध्यान से। 450 बी को लाइक करते हैं, 450 बी को लाइक करते हैं, मतलब कि यहां से लेकर और यहां तक का वैल्यू क्या होगा? 450 होगा। यहां से लेके यहां तक का वैल्यू 280 है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू 280 है, देख लो। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? 450 माइनस 280। 450 में से अगर 280 घटा देते हो क्या आता है देख लो। 0 में से 0 0 गया, 15 में से 8 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि इस एरिया में 170 लोग आएंगे। ठीक है जी, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे देख लीजिए। देखिए, मान लो ये ए है और ये बी है। बताओ, 450 बी उत्पाद को पसंद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां की वैल्यू 450 होगी। अगर यहां से लेकर यहां की वैल्यू 450 है मेरे भाई, टोटल 1000 है, तो 1000 माइनस 450 ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ये वाली वैल्यू 1000 माइनस 450 हो जाएगी। 1000 में से अगर 450 घटाते हो तो क्या आता है? 550 आता है। ठीक है जी, ए को 720 लाइक करते हैं, मतलब ये ब्लैक वाली वैल्यू 720 होनी है। ये ब्लैक वाली वैल्यू 720 होनी है। बताओ, अगर यहां से यहां तक 720 और यहां से यहां तक 550, तो 720 माइनस 550 ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ये मोटी वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 720 माइनस 550, दैट मीन्स 0 में से 0 0, 12 में से 5 7, सॉरी 0 में से 0 गया 0, 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 5 गया 1, मतलब कि 170। यहाँ पे 170 लोग हैं और यही एरिया होता है जो दोनों में कॉमन होता है, यानी कि ए एंड बी दोनों को पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए और फिर 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? एक बात बताओ मेरे भाई, किसी एग्जाम में अधिकतम अंक क्या हो सकते हैं? 100%। किसी एग्जाम के अधिकतम अंक क्या हो सकते हैं मेरे भाई? तो आप बोलोगे 100% हो सकते हैं जी। तो एक बात बताना जरा यहां पे, जैसे मैं कहता हूं कि मुझे 28% नंबर मिला और 10 नंबर से फेल हो गया, तो 28% के अलावा अगर मुझे और 10 मार्क्स मिल गया रहता तो मैं पास हो जाता। मतलब कि यही क्या है? यही क्या है मेरे भाई? यही है पासिंग मार्क्स। यही क्या है मेरे भाई? तो आप बोलोगे यही है पासिंग मार्क्स। ठीक है जी, यही क्या है मेरे भाई? तो आप बोलोगे पासिंग मार्क्स है। ठीक है जी, अब मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं, इसी एग्जाम में अगर 28% मुझे मिला और 10 नंबर मिल गया रहता और 10 मार्क्स मिल गए रहते तो मैं पास हो जाता। एक मेरा दोस्त है,
एक मेरा क्या है, दोस्त है, उसको 33% नंबर मिला, उसको क्या मिला, 33% नंबर मिला, और वो पास हो गया, और वो पास तो हुआ ही है क्योंकि वो पासिंग मार्क्स को क्रॉस कर चुका है, ठीक है जी। उसको क्या मिला है, 33% नंबर मिला है, लेकिन 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 क्या बात है यहां पे कि 33% नंबर मिलने के बाद उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए हैं पासिंग मार्क्स से। उसको क्या हुए हैं जी, 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए हैं पासिंग मार्क्स से। तो मैं कह सकता हूं कि अगर उसे 33% नंबर मिला है और 5 एक्स्ट्रा मिले हैं, मतलब पासिंग मार्क्स को क्रॉस करके 5 नंबर, कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा आए हुए हैं उसके, तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर 33% से 5 नंबर कम भी आता तो भी वो पास हो जाता, मतलब पासिंग मार्क्स ये भी है सेम एग्जाम का। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि 28% प्लस 10 इज इक्वल टू 33% माइनस 5। बताओ हाँ या ना। 28 को उधर ले जाऊंगा, 33 माइनस 28 कितना होता है मेरे भाई, तो 5% होता है। माइनस 5 को इधर ले आऊंगा तो क्या होगा, माइनस 5 ऐड होके 15 हो जाएगा। अब बताओ 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 1% की वैल्यू 3 आ जाएगी। 100% की वैल्यू बतानी है, आप दोनों तरफ 2-2 जीरो चिपका दो, दोनों तरफ 2-2 जीरो चिपका दो, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300। मतलब उस एग्जाम में टोटल जो एग्जाम था वो कितने मार्क्स का हो रहा था, 300 मार्क्स का हो रहा था। बात को समझ रहे हो, यानी आपको बस पासिंग मार्क्स के ऊपर काम करना है और ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए और 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। इन एन एग्जाम a student got 64 marks and still fined by 20% marks। मतलब कि 64 मार्क्स आया उसका और 20% आ जाता तो वो पास हो जाता, मतलब पासिंग मार्क्स यही है। इफ द पासिंग मार्क्स इज 40%, और यही जो है पासिंग मार्क्स जो है उस टोटल जो एग्जाम में टोटल मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स का 40% है, टोटल मार्क्स का 40% है, ठीक है जी। देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। अब देखो जरा यहां पे ध्यान से देखना जरा, ये जो 64 मार्क्स मिला है ना, और इसे टोटल मार्क्स का 20% मिल जाता तो ये पास हो जाता, और टोटल मार्क्स का 40% पासिंग मार्क्स है, मतलब पासिंग मार्क्स ये भी हो गया और पासिंग मार्क्स ये भी हो गया, ठीक है जी। टोटल मार्क्स को हम x मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं टोटल मार्क्स को, तो ये x 20% और x 40%, इसको इधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, तो 20% x की वैल्यू आ जाएगी 64 मार्क्स, ठीक है जी। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब x by 5 की वैल्यू 65 है, 64 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 64 इंटू 5, 64 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 6 × 30 और 4 × 20, मतलब कि 320 मार्क्स उसको मिले थे, टोटल मार्क्स थे। आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझो। एक बात बताओ, अगर किसी को 64 मार्क्स मिले हैं और वो 20% से फेल हो जा रहा है और 40% आपका पासिंग मार्क्स है, तो आप सबसे पहले ये लिखो कि पासिंग मार्क्स क्या है। पासिंग मार्क्स क्या है मेरे दोस्त, वो है 40%, वो है 40%, मतलब कि पासिंग मार्क्स जो है ना टोटल मार्क्स का 40% है। पासिंग मार्क्स जो है, अब देखो जरा ध्यान से, 64 मार्क्स मिलने के बाद में, 64 मार्क्स मिलने के बाद में और रिक्वायरमेंट कितने की है, 20% मार्क्स की है, 20% मार्क्स की है, मतलब 40% इज इक्वल टू 64 मार्क्स प्लस 20% है। इसको इधर ले जाओगे 20% की वैल्यू वही आएगी 64, और 20% की वैल्यू अगर 64 हो गई, यानी कि 1/5 की वैल्यू 64 है, तो 1 की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू यानी कि टोटल मार्क्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 इंटू 5, दैट इज क्या हो जाएगा, 320, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते हो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव स्कोर 20% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाई 25 मार्क्स। 20% स्कोर करने के बाद भी 25 से फेल हो जा रहा है, मतलब 20% में अगर 25 ऐड कर दूं तो वो पास हो जाएगा। इफ ही स्कोर्स 50% मार्क्स देन ही गेट्स 20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। 50% मार्क्स अगर
स्कोर कर रहा है ना, तो पासिंग मार्क्स से 20 ज्यादा आ रहे हैं, मतलब 50% में से अगर 20 मार्क्स घटा भी लूं तो भी वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम? राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है जी, 20% प्राप्त करने के बाद 25 से अनुत्तीर्ण हो रहा है, इसका मतलब अगर 20% मार्क्स में 25 को ऐड कर दूं तो वही पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है जी, 50% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। अगर 50% स्कोर करता है ना, तो जो उसका पासिंग मार्क्स है उससे 20 ज्यादा आ जाते हैं। तो 50% में अगर 20 घटा भी लूंगा तो भी वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स और पासिंग मार्क्स दोनों पासिंग मार्क्स बराबर हो गए। 20 को उधर भेजोगे क्या आएगा? 30% आएगा। 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 20 को उधर भेजोगे तो 25 के साथ ऐड हो जाएगा। परसेंटेज वाला परसेंटेज के साथ होगा और खाली वाला खाली के साथ होगा। तो 20% परसेंटेज 50% के पास आया, माइनस होके 30% रह गया। 20 जो है 25 के पास आया, प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां माइनस है, तो 25 और 20 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बोलो, ये परसेंट नहीं होगा। 25 और 20 क्या हो जाएगा जी? 45 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए बताओ, इनमें से कोई भी निकाल दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। उत्तीर्ण होने के लिए 20% प्लस 25 या फिर 50% माइनस 20 चाहिए। ठीक है जी, तो चलो 30% की वैल्यू अगर 45 है तो आप 10% की वैल्यू निकाल लो। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करोगे, 10% की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। पासिंग मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स है 20% प्लस 25। बताओ, अगर 10% की वैल्यू 15 तो 20% की वैल्यू 30, और ये तो मार्क्स ही था, तो 30 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। आपका पासिंग मार्क्स क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने चाहिए जी? तो आप बोलोगे उत्तीर्ण होने के लिए आपको चाहिए 55 अंक चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आप अगर चाहते हैं यहां से भी निकाल लेते। 10% की वैल्यू अगर 15 है तो मेरे भाई एक बात बताओ आप कि 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10% की वैल्यू अगर 15 है मेरे भाई, तो 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10% का 5 गुना है, तो 15 का 5 गुना हो जाएगा 75। 10% की वैल्यू अगर 15 है तो 50% की वैल्यू हो जाएगी 75। तो 75 माइनस 20 हो जाएगा पासिंग मार्क्स, यानी कि फिर से आपका 55 आ गया। दोनों तरफ में से किसी भी तरफ से आप पासिंग मार्क्स को फाइंड कर सकते हो। बात आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 19%, इनकम डिक्रीजेज बाय 1%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। यदि आयकर 19% बढ़ जाता है, चलिए एक यहां पे चीज को समझना। एक होता है ग्रॉस इनकम, एक क्या होता है मेरे भाई? तो आप बोलोगे ग्रॉस इनकम होता है, इसको कहते हैं ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम की वैल्यू नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स के बराबर होती है। इनकम टैक्स के बराबर होती है। आप ऐसे समझना इस बात को, गवर्नमेंट आपको अगर 100 रुपए देती है, आप ऐसे समझना इस बात को कि गवर्नमेंट अगर आपको 100 रुपए देती है तो वो 100 रुपए आपके अपने नहीं होते, उसमें से आपको इनकम टैक्स भी देना होता है। ठीक है जी, तो 100 रुपए में से आपको इनकम टैक्स भी देना होता है। ठीक है, 100 रुपए में से जो आप इनकम टैक्स देते हो तो वो आपका इनकम टैक्स हो गया, और जो आपके पास बचता है ना वो आपका नेट इनकम है, मतलब जो आपके पॉकेट में रह जाता है वो। अब देखना जरा यहां से इस बात को, ग्रॉस इनकम की वैल्यू मैंने क्या बोली थी? नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स बोली थी। देखो जी, ग्रॉस इनकम को मैं 100 रुपए मानता हूं यहां पे, नेट इनकम को मानता हूं 80 रुपए। तो बताओ मेरे भाई मैं टैक्स कितना दे रहा हूं? अगर 100 रुपए मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में मेरे पास रह कितने जा रहे हैं? 80 रुपए रह जा रहे हैं, मतलब मैं गवर्नमेंट को 20 रुपए टैक्स दे रहा हूं। गवर्नमेंट को 20 रुपए टैक्स दे रहा हूं। एक बात बताओ, ग्रॉस इनकम मेरा कितना है? 100% है। ग्रॉस इनकम क्या है? 100 है। ग्रॉस इनकम क्या है? 100 है। ठीक है जी,
और इनकम टैक्स कितना दे रहा हूं, 20 रुपए दे रहा हूं 100 रुपए पे। अगर 100 रुपए कमा रहा हूं तो 20 रुपए टैक्स दे रहा हूं, मतलब कि 20% मैं टैक्स देता हूं, मतलब मैं 20% टैक्स देता हूं। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में। अब जरा देखना ध्यान से इस बात को, मैं क्या करता हूं कि इनकम टैक्स को बढ़ाता हूं और ग्रॉस इनकम को कांस्टेंट रखता हूं। ग्रॉस इनकम को मैंने 100 रुपए ही रखा, ग्रॉस इनकम को मैंने क्या किया, चेंज नहीं किया, ग्रॉस इनकम को मैंने 100 रुपए ही रखा। मैंने इनकम टैक्स को बढ़ाया, मैंने इनकम टैक्स को 15% से बढ़ा दिया। मैंने इनकम टैक्स को, चलो मैं बढ़ा देता हूं 40% से बढ़ा देता हूं। ठीक है जी, इनकम टैक्स को 40% से बढ़ा देता हूं, मतलब 20 जो है वो कितने से बढ़ जाएगा, 40% से। 20 का 40% क्या होता है जी, तो आप बोलोगे 8 होता है। 20 का 40% क्या होता है, 8 होता है। 20 का 40% 2/5, 2/5 इसका निकालोगे तो 8 आएगा। मतलब 20 जो इनकम टैक्स आप पे कर रहे थे वो 40% इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, 8 इंक्रीज होगा तो 28 हो जाएगा। अब बताओ मैं टैक्स कितना देता हूं, तो 28 रुपए। मेरा ग्रॉस इनकम तो सेम था ना मेरे भाई, तो कमी कहां आएगी, कमी तो नेट इनकम पे आएगी। मतलब अगर इनकम टैक्स बढ़ गया तो इनकम टैक्स बढ़ गया तो मेरे पॉकेट में नेट इनकम मेरा कम आएगा। तो कितना कम आएगा देख लेते हैं। 100 रुपए कमाता हूं, 28 रुपए टैक्स देता हूं, मेरे पास टोटल जो नेट इनकम आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 72 रुपए का नेट इनकम आएगा। ठीक है जी मेरे भाई, बताओ हाँ या ना, 72 रुपए का नेट इनकम आएगा। अब जरा इस बात को समझना, इस बात को समझना, बताओ इनकम टैक्स में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे 40% का इंक्रीमेंट हुआ है। इनकम टैक्स में 40% का इंक्रीमेंट हुआ है। नेट इनकम में कितने का डिक्रीज हुआ, तो 80 में कितना घट गया, 8 घट गया। 80 में कितना घट गया, 8 घट गया। फिर से एक बार देखो, 80 पहले कम नेट इनकम था, अब नेट इनकम 72 रुपए है, तो 80 में कितना घट गया है, 8 घट गया है। 80 का 8 कितना परसेंट होता है जी, 80 का 8 कितना परसेंट होता है, तो 1/10 होता है। 1/10 का मतलब 10%, मतलब कि नेट इनकम जो है ना 10% से रिड्यूस हो गया। नेट इनकम जो है वो 10% से रिड्यूस हो गया। अब देखना इधर, जरा ध्यान से देखना, प्यार से। ये जो चीज है इसको जरा ध्यान से समझना और देखना, क्या मैं कहना चाहता हूं। नेट इनकम में 10% का डिडक्शन हुआ है। जब हमारा इनकम टैक्स बढ़ा है किससे, हमारा इनकम टैक्स बढ़ा है 40% से। जब इनकम टैक्स 40% से बढ़ गया तो नेट इनकम 10% से डिक्रीज हो गया। अब जरा देखना ध्यान से, इनकम टैक्स पहले कितना देता था, तो 20 रुपए देता था। 20 रुपए का 40% यानी कि 2/5 कितना आता है, 8 रुपए आता है। ठीक है जी। अब देखना यहां पे ध्यान से, फिर से देखना, 80 रुपए नेट इनकम था, इनकम टैक्स का 2/5 बढ़ा है, यानी कि इनकम टैक्स का 2/5 बढ़ा है, यानी कि इनकम टैक्स पे 8 रुपए बढ़े हुए हैं। ठीक है, 80 रुपए नेट इनकम में 10% का डिडक्शन आया है, इसका 1/10 निकालता हूं तो ये 8 रुपए घट गया है। मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, यहां पे बोल सकता हूं कि नेट इनकम में जो डिक्रीज है वो बराबर है इनकम टैक्स में इंक्रीज के। बात समझ में आई या नहीं। नेट इनकम का 10% बराबर है इनकम टैक्स के कितने परसेंट के, 40% के। इनकम टैक्स के 40% के। ये सारी कहानी आप लोग समझ चुके हो। अब ले आता हूं मैं आपको क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना और देखना, हो जाएगा। आयकर में 19% बढ़ता है तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है। इनकम टैक्स अगर 19% से इंक्रीज करें तो नेट इनकम 1% से डिक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ इनकम टैक्स बताना है। ठीक है जी। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि इनकम टैक्स का 19% इज इक्वल टू नेट इनकम का 1%। मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि इनकम टैक्स का 19% इज इक्वल टू नेट इनकम का 1%। बोलो हाँ या ना। अब यहां से देखो जरा, नेट इनकम और इनकम टैक्स का रेशियो निकाल लो तो आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम इज इक्वल टू 1
बाई 19, बोलो हाँ या ना। इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम इज इक्वल टू 1/19, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। अब मेरे भाई एक बात बताना, इनकम टैक्स कहां पे कैलकुलेट किया जाता है, जरा देखना इधर ध्यान से, इधर जरा ध्यान से देखना। ग्रॉस इनकम पे जो आप टैक्स देते हो वही तो इनकम टैक्स है। यहां पे इनकम टैक्स कितना लग रहा था, 20% लग रहा था। 20%, 20 जो है वो 100 का 20% होता है ना। तो इनकम टैक्स जो होता है वो कहां पे कैलकुलेट किया जाता है मेरे भाई, तो ग्रॉस इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है। और ग्रॉस इनकम का वैल्यू क्या होता है, ग्रॉस इनकम का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, नेट इनकम, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स होता है। देखो जरा यहां पे ध्यान से, ग्रॉस इनकम का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स होता है। तो ग्रॉस इनकम यहां से कितना आ जाएगा, ग्रॉस इनकम यहां से कितना आ जाएगा, देखो ग्रॉस इनकम यहां से कितना आ गया, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, यानी कि 19 प्लस 1 20 आ गया। और इनकम टैक्स कितना दे रहे थे, 1 दे रहे थे, इनकम टैक्स यहां से 1 है। तो इनकम टैक्स अपॉन ग्रॉस इनकम यही रेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मतलब 20 कमा रहे हैं और 1 उसमें से टैक्स दे रहे हैं, तो यही तो रेट हो जाएगा। तो 1/20 किसका फ्रैक्शन होता है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 5%। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 24%, नेट इनकम रिड्यूस्ड बाई 1%। ठीक है जी, मतलब हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स का 24% इज इक्वल टू नेट इनकम का 1%। टैक्स अपॉन नेट इनकम इज इक्वल टू 1/24। तो रेट जो होगा, रेट जो होगा वो हो जाएगा ग्रॉस इनकम यानी कि 24 प्लस 1 25, और टैक्स है 1 यानी कि 1/25। 1/25 का मतलब होता है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, कर दो कमेंट अगर नहीं आ रहा है क्या समझ में तो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 23% देन द नेट इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 2%। सेम चीज है, ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत है नहीं लेकिन मैं करवा दे रहा हूं। इफ इनकम टैक्स, यदि आयकर में 23% की वृद्धि की जाती है, मतलब कि आयकर मतलब कि टैक्स जो है, टैक्स का 23% इज इक्वल टू नेट इनकम का कितना है 2%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, टैक्स बाई नेट इनकम आ जाएगा 2/23। यहां से अगर टैक्स बाई ग्रॉस इनकम करोगे तो वही आपका रेट ऑफ इनकम टैक्स हो जाएगा। तो ग्रॉस इनकम 23 प्लस 2 25 हो जाएगा, और टैक्स है 2/25 का मतलब 8% होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक आदमी की आय 12%, एक आदमी की आय 1200 रुपए बढ़ जाती है, साथ ही भुगतान किए जाने वाले कर की दर 12% से घटाकर 10% कर दी जाती है। अब वह पहले जितना ही टैक्स चुकाते हैं। यदि दोनों में उनकी आय का 20% कर से मुक्त है तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। चलिए जी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है जी, अ मैन्स इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 1200, एट द सेम टाइम द रेट ऑफ टैक्स टू बी पेड is reduced from 12% to 10%. He now pays the same amount of tax as before. What is his increased income if 20% of his income is exempted from tax in both the cases? एक बात करते हैं, एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, चलिए आइए मैं बताता हूं क्या काम करेंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि उसकी टोटल आय जो है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, उसकी बढ़ी हुई आय, उसकी ओरिजिनल आय को मैंने x मान लिया, उसकी ओरिजिनल आय को मैंने x मान लिया। ठीक है जी, एक आदमी की आय 1200 रुपए बढ़ जाती है, साथ ही भुगतान किए जाने वाले कर की दर 12% से घटाकर और 10% कर दी जाती है। ठीक है जी, जब उसकी आय x थी ना तो वो टैक्स जो दे रहा था वो 12% दे रहा था। जब उसकी आय x प्लस 1200 रुपये हो गई
तो अब वो टैक्स जो दे रहा है वो 10% दे रहा है। जब उसकी आय 12% थी तो जब उसकी आय x थी तो वो कितना प्रतिशत टैक्स दे रहा था मेरे भाई? तो 12% दे रहा था। जब उसकी आय में बढ़ोतरी हुई, जब उसकी x में बढ़ोतरी हुई, समझ रहे हो? समझ गए? ये लेटर बार बार पता नहीं क्यों आ जाता है, समझ में नहीं आता मुझे। तो जब उसकी आय x से x प्लस 1200 हो गई तो उसकी जो रेट थी, क्या थी? रेट, किस चीज का रेट? कर की दर, मतलब कि टैक्स रेट जो थी वो 12% से घटकर 10% हो गई। अब यहां भी वो इनकम टैक्स आईटी पे करता है और यहां भी वो आईटी ही पे करता है, मतलब कि दोनों सिचुएशन में सेम इनकम टैक्स पे करता है। ठीक है जी। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? यदि दोनों स्थिति में उसकी आय का 20% कर से मुक्त है तो, बात आई समझ में? अब देखो जरा, अगर 20% कर से मुक्त है, 20% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 1/5 होता है। मतलब 5 में से 1 जो है वो कर से मुक्त है, तो कितने पे कर लग रहा होगा? तो आप बोलोगे 4/5 पे लग रहा होगा। अगर 20% मुक्त है तो 80% पे कर लग रहा होगा, और 80% का मतलब होता है 4/5। पहले उसकी इनकम x थी, x के 4/5 पे टैक्स लगा, मतलब कि इनकम टैक्स उसको x के 4/5 पे देना है। तो x का 4/5 क्या हो गया? 4x/5। इस पे कितना प्रतिशत टैक्स दिया उन्होंने? तो 12% टैक्स दिया। 12% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो 3/25, मतलब कि 4/5। पहले उसकी आय x के 80% पे उसने 12% इनकम टैक्स दे दिया। ठीक है। अब यहां से जो इनकम जो टैक्स उन्होंने भरा वो बराबर है उनके बढ़े हुए आय, यानी कि x प्लस 1200, और यहां भी 80% पे ही क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। यहां भी 80% पे ही टैक्स लग रहा है क्योंकि 20% कर से मुक्त है। ठीक है जी। तो x प्लस 1200 का 80% हो जाएगा x प्लस 1200 गुने 4/5। अब इस पे कितना, जब आय बढ़ गई तो इनकम टैक्स घट गया है ना, 10% हो गया है, तो इस चीज का 10% वो अब टैक्स दे रहा है, मतलब कि 1/10 वो टैक्स दे रहा है। 1/10 वो टैक्स दे रहा है। ठीक है मेरे भाई। देखो यहां से वो इतना टैक्स दे रहा था और जब आय बढ़ गई तो इतना टैक्स दे रहा है। जितना कमाया उसका 4/5 पे टैक्स दिया, और टैक्स का रेट है 10%, तो 10% का मतलब 1/10 हो गया। यहां से हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। 5 से 5 को काट देते हैं, वैसे ही इसी तरीके से 5 से 5 को काट देते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बच गया? 4 तियां 12, 12 दूनी 24 और 2 पच्चे 10। ठीक है जी। ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x, और इधर हो जाएगा 4 इंटू एक्स यानी कि 4x, प्लस 1200 इंटू 4 यानी कि 4800। ठीक है जी। 12 इंटू 4 यानी कि 4800 है ना जी। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 3/25 होना था। 12% का फ्रैक्शन जो होता है वो 3/25 होता है। गड़बड़ कर दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। ये 3/25 होगा। 5 से 5 को काट दे रहा और 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है जी। और कुछ काटने वाला है? 5 से इसको काट दे रहे हैं 5 बार में। ठीक है जी। ये 4 अभी तक नहीं कटा है। 4 कटा है क्या? नहीं कटा है। ठीक है जी। 4 नहीं कटा है तो 2 से काट दे रहे हैं उसको भी। 2 से कितनी बार में काट दें? 3 है अभी। अरे यार फिर से लिख लेते हैं। एक्स इनकम माना था, इसके 80% पे टैक्स लगेगा, मतलब 4/5 पे टैक्स लगेगा, और रेट कितना है? तो 3/25 है, मतलब इतना टैक्स देगा वो। अब इनकम जो है वो x प्लस 1200 हो गया। x प्लस 1200 के 80% पे टैक्स लगेगा, और टैक्स जो अब दे रहा है वो 1/10 यानी कि 10% दे रहा है। काम खत्म हो गया। ठीक है जी। अब देखिए जरा, 4 से 4 को काट दे, 5 से
5 को काट दे रहे हैं, ठीक है जी। 5 से 5 बार में और 5 से 2 बार में 3 2 जा 6 होता है, मतलब कि 6x आ गया इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू क्या आ गया 5x प्लस 12 25 60 यानी कि 6000। 5x को इधर ले जाओगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6000 आ जाएगी, मतलब वो कितना कमाता था 6000, ऑप्शन में तो है ही नहीं। अच्छा आपसे क्या पूछा जा रहा है, बढ़ी हुई आय पूछी जा रही है। बढ़ी हुई आय क्या है मेरे दोस्त, x प्लस 1200 है, तो x प्लस 1200 है, तो आप इधर जोड़ दो 1200 और उधर भी जोड़ दो 1200। छः हजार में 1200 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 7200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। हो गया, चलिए अब देखिए ध्यान से मेरी बात को, जितना आपको मैंने बता दिया इन सारी चीजों को बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, और इन सारे क्वेश्चंस का नोट्स बना लीजिए, और परसेंटेज में कोई भी बुक, एक रेफरेंस बुक उठा के उनका प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर बुक आपके लिए एनफ होगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, कहीं भी हाथ पांव नहीं मारना है, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है जी। प्रैक्टिस से आप बच नहीं सकते, ठीक है। जो मैंने पढ़ा दिया यहाँ पे उसका नोट्स कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरा चैप्टर उठाएंगे और दूसरा चैप्टर करते जाएंगे। अगर आप लोग कोई चैप्टर स्पेसिफिकली चाहते हो कंप्लीट करवाना तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से चैप्टर का ज़्यादा डिमांड है। जो चैप्टर का ज़्यादा डिमांड होगा वही चैप्टर उठाएंगे और उसे करवाएंगे, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आप लोग पढ़िए मन लगा के और देखते रहिए, आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत कॉन्सेप्ट चीज़, सारी चीज़ें प्लान्ड है, मिलेंगी आपको धीरे धीरे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपनों का और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।